नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित ठाकुर लेकर आया हूं आज आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो दूसरा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 13 और अनुच्छेद 13, जिसका की टाइटल है लॉज इनकॉन्सिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल चीज़ें अब आएंगी और धीरे धीरे चीज़ों को समझना है, धीरे धीरे चीज़ों को अपने अंदर लेना है। ठीक है, अभी ज़रा चीज़ को समझिएगा कि आर्टिकल 13 क्या बोल रहा है। आर्टिकल 13 बोल रहा है कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ। हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो आप ये देख पा रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक, ठीक है, लगभग आपका एक लगभग हम बता रहे हैं कि करीबन 2.5 साल का गैप है। तो क्या 2.5 साल में क्या कोई ऐसा एक्ट नहीं बना होगा, कोई लॉ नहीं बना होगा? क्या बिना लॉ के ही चला होगा सब कुछ? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उन 2.5 साल में लॉज बने होंगे, बहुत सारा लॉज जो है इनेक्ट हुआ होगा, बहुत सारा चीज़ हुआ होगा। अब आर्टिकल 13 क्या बोल रहा है, इस चीज़ को समझिएगा। आर्टिकल 13 में आपके पास जो मूल रूप से आर्टिकल 13 बना था जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, उसमें मूल रूप से 3 बिंदु थे, ठीक है। लेकिन एक बिंदु को उसमें ऐड किया गया, चौथा बिंदु, उसको हम लोग सबसे अंतिम में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप मूल रूप से जो 3 बिंदु है उसको समझने का कोशिश करिए। जो पहला बिंदु है वो क्लियर कट लिख दिया। क्या लिखा कि संविधान लागू होने से पहले अगर कोई भी ऐसा लॉज बनाया गया है जिससे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स को, है ना, फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है वो, कि फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविज़न है, यानी कि पार्ट 3 के जो प्रोविज़न से वो क्या कर रहा है, तालमेल नहीं रख रहा है। यानी कि वो लॉ कुछ और बोल रहा है और हमारा जो पार्ट 3 का जो लॉ है वो कुछ अलग बोल रहा है। तो बोल रहा है कि वो सारा लॉ जो है वो हमारे ऊपर लागू नहीं होगा, यानी कि वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, यानी कि वॉइड हो जाएगा वो, है ना, पहले दिन से वो वॉइड हो जाएगा। और लागू कौन सा होगा, पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स जो बोल रहा है उसमें जो आर्टिकल्स लिख रहा है वो लागू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जितना पुराना लॉज बनाया था, अगर कोई भी ऐसा लॉ, जरूरी नहीं है कि वो उसके अगेंस्ट ही होगा, अगर कोई लॉ ऐसा बनाया गया था, ठीक है, तो वो सारा लॉज जो है वो वॉइड हो जाएगा। कब वॉइड हो जाएगा, जब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद से जो पार्ट 3 में लाया गया है अगर उसके साथ तालमेल नहीं रख रहा है, यानी कि पार्ट 3 मेरा बोल रहा है कुछ और वो लॉ बोल रहा है मेरा कुछ, तो भाई हम उसमें किसको मानेंगे, तो हम मानेंगे पार्ट 3 को। तो थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज़ है। अब उसके बाद बोल रहा है दूसरा चीज़ ये बोल रहा है, दूसरा जो पॉइंट है वो बोल रहा है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, ठीक है, विच टेक्स अवे और अब्रीजेस द राइट्स एज पर द पार्ट 3। यानी कि स्टेट, जो हम लोगों ने आर्टिकल 12 में डेफिनेशन देखा, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हो गई, या कोई भी स्टेट का लेजिस्लेचर हो गया, राज्य की विधायिका हो गई, कोई भी राज्य सरकार हो गई, या कोई भी लोकल अथॉरिटी हो गई, या कोई भी अन्य अदर अथॉरिटीज़ है, अगर वो कुछ लॉज बना रही है तो वह जो है पार्ट 3 के लॉज के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा उसको, है ना। पार्ट 3 में जो लॉज बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंगली ही बनाना पड़ेगा। और वही कह रहा है कि अगर कोई वो ऐसा लॉज बना देता है जो कि पार्ट 3 के अकॉर्डिंग नहीं रहता है तो भाई वो वॉइड हो जाएगा, है ना, वो हमारे देश में लागू नहीं रहेगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो इसमें 2 पॉइंट है मुख्यतः, कि पहला क्या बोला कि संविधान लागू होने के पहले जो लॉज बना दिए गए, अगर वो संविधान के पार्ट 3 के हिसाब से नहीं है तो भैया हम उसको नहीं मानेंगे, वो हमारा वॉइड हो गया। दूसरा क्या बोला, संविधान लागू होने के बाद अगर कोई लॉज ऐसा बना देती है, कौन, स्टेट, और स्टेट कौन, एज पर आर्टिकल 12, ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर हमारा पार्ट 3 के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो भी हमारा वॉइड हो जाएगा, उसको भी हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर पार्ट 3 को आप कंट्रावेन नहीं कर सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। तो इसमें जो है ये सुपरसीड कौन करेगा, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुपरसीड करेगा। पार्ट 3 जो है सब चीज़ों से सबसे बड़ा है पार्ट 3, ठीक है, आप ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि पार्ट 3 क्या है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। पार्ट 3 के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं।
और पार्ट 3 में क्या बात करता है, फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। तो जहाँ फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है वहाँ पे जितने भी लॉज हैं अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया है या उस चीज़ से तालमेल नहीं कर रहा है तो भैया सारा लॉज वॉइड है, किसी भी लॉज को एप्लीकेबल हमारे भारत में नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब जो तीसरा बिंदु है ओरिजिनल रूप वाला, उसमें क्या बोल रहा है कि लॉ का मतलब क्या होता है। लॉ का मतलब होता है कोई भी ऑर्डिनेंस हो गया, कोई भी ऑर्डर हो गया, कोई भी रूल हो गया, रेगुलेशन हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, कस्टम हो गया, कोई भी यूजेज हो गया, है ना, जो कि हमारे इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत बनाया गया है, इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत हमारा लागू किया गया है, वो सब सारा लॉ हो गया। और लॉज इन फोर्स का मतलब क्या होता है, वो बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद या कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पहले अगर कोई लॉज हमारा पूरे भारत देश में जो है लागू किया गया है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि दोनों चीज़ को वहाँ पे लेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले भी अगर कोई लॉ हमारे ऊपर एप्लीकेबल है तो क्या वो हमारे पार्ट 3 के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसको भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि उस समय चैलेंजेस ये था ना जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ, क्योंकि हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया था, तो बहुत सारे लॉज को देखा गया था, उसमें चेक किया गया था कि क्या ये हमारा जो है पार्ट 3 के अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा है, पार्ट 3 को ये कंट्रावेन तो नहीं कर रहा है, पार्ट 3 को सुपरसीड तो नहीं कर रहा है। तो सिंपल सा ये चीज़ है, इसके लिए आर्टिकल 13 को इसमें ऐड किया गया कि कोई भी चीज़ अगर हम बना दिए हैं और अगर वो पार्ट 3 के अंतर्गत नहीं है तो भैया उसको वॉइड करो, वो हमारा स्वतः ही समाप्त हो गया। उन सारे लॉज को क्या किया, एक आर्टिकल 13 उन सारे लॉज को क्या किया, समाप्त कर दिया। द एंड। ये था हमारा आर्टिकल 13 का 3 मूलभूत बिंदु, जो कि हमारा जब भारतीय संविधान जब लागू हुआ था ओरिजिनल रूप में ये 3 बिंदुएं लिखी हुई थी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको पता है ये कि संविधान में अमेंडमेंट्स होते हैं और उसी अमेंडमेंट के क्रम में संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1971 में, यानी कि संविधान में जो 24वां संशोधन हुआ था उसको 5 नवंबर 1971 को लागू किया गया और उसमें एक बिंदु जोड़ दिया गया। टेक्निकल चीज़ है, ज़रा समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं बहुत धीरे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा ये वाली बात, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा चीज़ को समझिएगा। आप लोग दोस्तों, हम सबों को पता है कि हमारे भारतीय संविधान को अमेंडमेंट जो किया जाता है वो किया जाता है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान को अमेंडमेंट किया जाता है। अब बोला क्या कि अब एक क्वेश्चन सबके सामने निकल के आया कि क्या हम लोग भारतीय संविधान में जो अमेंडमेंट करते हैं क्या वो लॉज भी यहाँ पर फॉल करेगा आर्टिकल 13 में, कि क्या वो जो उसके हिसाब से भी तो हम लोग लॉज बना रहे हैं, क्या वो फॉल करेगा आर्टिकल 13 में। अर्थात क्या भारतीय संविधान का जो अमेंडमेंट होने वाला जो प्रक्रिया है, जो अमेंडमेंट होके हमारा लॉज पास हो रहा है पार्लियामेंट में, क्या वह भी हमारा आर्टिकल 13 के लिए लागू होगा। तो बोला कि उसके लिए जो है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया और उसमें एक बिंदु जोड़ दिया गया। क्या बोला कि अगर भारतीय संविधान में कोई भी तरह का अमेंडमेंट होता है तो उसको हम लोग इस आर्टिकल के साथ अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। तो सिंपल सा है कि हम लोग अगर सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं तभी जो है ये हमारा आ सकता है ना। ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये हम लोग फिर बाद में देखेंगे इसका क्या इफेक्ट है। तो बेसिकली आप यहाँ पे समझिए, ये आर्टिकल 13 यहाँ पे ये हो गया। आर्टिकल 13 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 13 बोल रहा है कि तुम कोई भी ऐसा अगर लॉज बनाते हो जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो बोला कि ये सब लॉज जो है ना, भले तुम संविधान लागू होने के पहले बनाए हो या संविधान लागू होने के बाद बनाए हो, तो बोला कि ये सब लागू नहीं होगा, ये सब वॉइड हो जाएगा अगर वो फंडामेंटल राइट्स के साथ कंट्रावेन कर रहा है। अब दूसरे तरफ क्या बोला कि आर्टिकल 368 में आप क्या कर रहे हैं, एक अमेंडमेंट पास कर रहे हैं, क्या वो अमेंडमेंट के ऊपर भी ये लॉज का मतलब है, यानी कि क्या अमेंडमेंट करके आप फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। तो बोला कि कर सकते हैं। तो इस लॉज में अमेंडमेंट को ऐड नहीं किया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है आप पास कर सकते हैं। अब भैया हमारे ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा सुप्रीम कोर्ट साहब आए
और सुप्रीम कोर्ट साहब ने, आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे केशवानंद भारती केस में जो है एक प्रमुख जजमेंट दिया। उन्होंने बोला कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे? आप एक तरफ बोल रहे हैं कि जो लॉज आप बना रहे हैं वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके और वही फंडामेंटल राइट्स आप छीन रहे हैं। बोला कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में, जो कि मैं एक अलग ही विस्तृत वीडियो में मैं बनाऊंगा कि क्या था केशवानंद भारती केस और कैसे वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रूल्स आया, लेकिन मैं आपको एक अहम बात बस अभी इतना बताना चाहता हूँ इस आर्टिकल 13 से रिलेटेड, कि जब केशवानंद भारती केस की सुनवाई हो रही थी तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ क्या बोला? दो बातें बोली सुप्रीम कोर्ट ने। पहला क्या बोला? पहला बोला कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत नहीं आएगा, अर्थात आप उसको पास करके फंडामेंटल राइट्स के साथ कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि अगर आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास कर रहे हो, ठीक है, तो उस अमेंडमेंट को हम चैलेंज कर सकते हैं। कौन से ग्राउंड पे? इफ दैट पर्टिकुलर अमेंडमेंट वायोलेट्स आवर फंडामेंटल राइट। मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं, जरा टेक्निकल चीज है, इसलिए मैं समझ लेके आपको बार बार एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पार्लियामेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया, सपोज दैट ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया और ये क्या कर रहा है? आपके फंडामेंटल राइट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? बोला कि नहीं, तब आप जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो आप पास नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के साथ आप कोई भी तरह का छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और जिस अमेंडमेंट एक्ट्स में या किसी भी लॉज में अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स के साथ अगर छेड़छाड़ होगा तो भैया वो जो चीज़ है वो हमारा चैलेंज होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ कि इट इज़ वायोलेटिंग आवर फंडामेंटल राइट्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 13 में, जो कि बाद में जोड़ा गया था, अंतिम में लास्ट में जोड़ा गया था, और उसमें बोल दिया गया कि हम भाई अमेंडमेंट पास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अमेंडमेंट पास करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुमको कहीं कोई मना नहीं कर रहे हैं कि तुम अमेंडमेंट पास नहीं करो, लेकिन अगर तुमने अमेंडमेंट पास किया और अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ करेगा, अगर वो वायोलेट करेगा, तो भैया वो अमेंडमेंट जो है हम उसको निरस्त कर देंगे। और आपको मैं एक संक्षेप में एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि जुडिशियरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास जो है फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए पावर है उनके पास जुडिशियल रिव्यू लेने का किसी भी अमेंडमेंट को, और वो निरस्त कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मनमाना तरीके से कुछ भी काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास, और अगर पार्लियामेंट में अगर कोई किसी भी तरह का कुछ ऐसा चीज़ पास करती है जो कि हमारे और आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ हो रहा है या होने की कोशिश की जाती है, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट साहब आते हैं वहाँ पर भगवान के रूप में, और हम लोगों को जो है फंडामेंटल राइट्स हमारे साथ फिर से रिस्टोर करके चले जाते हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। जब मैं आपके साथ और धीरे धीरे जब मैं और डीप जाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन में, हम लोग फिर देखेंगे नेहरू सरकार से आगे निकलेंगे, हम लोग इंदिरा सरकार में पहुंचेंगे, फिर हम लोग अटल जी के सरकार में पहुंचेंगे, फिर हम लोग मनमोहन जी के सरकार में पहुंचेंगे, फिर हम लोग नरेंद्र जी के सरकार में पहुंचेंगे। और आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन का सारा लेक्चर्स मेरा कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन आपको ये पूरा का पूरा पिक्चर सारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे और किस प्रकार हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ भी खेला गया है, और हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कई बार हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने की कोशिश की है और वो कामयाब रहे हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आर्टिकल 13 में आपको कुछ हद तक समझा पाया, और चूंकि थोड़ा टेक्निकल चीज़ था, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में या मैसेज बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं, और मैं उसके ऊपर और प्रकाश डालने की कोशिश करता रहूँगा। और तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, और आप अपने घर का ख्याल रखें, आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, सुखी रहें, समृद्ध बने। दोस्तों आसपास जितने भी लोग हैं सबों का ख्याल रखें, ताकि हमारा जो देश है वो सर्वशक्तिमान बन पाए। और इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूं, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जहां पर मैं चर्चा करूंगा आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी को लेकर के। और तब तक के लिए दोस्तों आप अच्छे से रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।